आज का टॉपिक बहुत क्रिटिकल होने वाला है। आपने थंबनेल वैसे देख ही लिया होगा कि आप एज अ बिगनर, एज अ स्मॉल, जो 18 से 20 साल के बच्चे हैं, 22 साल के बच्चे हैं, 25 साल के हैं, जो इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, साथ साथ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कहते हैं यार हमको थोड़ा बहुत ना स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, थोड़ा बहुत हम रियल एस्टेट में भी लगा देंगे, थोड़ा बहुत हम डेट्स वगैरह के बॉन्ड्स जो होते हैं वो भी ले लेंगे, थोड़ा बहुत हम गोल्ड में भी लगा देंगे, थोड़ा बहुत और कमोडिटी सिल्वर में लगा सकते हैं, फॉरेक्स में लगा सकते हैं। तो कहाँ लगाना चाहिए? बहुत सारे हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लान्स होते हैं, अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी वीज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और हम उसी में उलझे रह जाते हैं। अब हम जाते हैं आपके यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, अब रील्स चल रही होती है, ठीक है, वो एक सिस्टमेटिक प्लान नहीं है, ठीक है। अब इसमें ना मैं और आप बात करने वाले हैं कि अब आप एक 20 साल के हो, 25 साल के हो या 35 साल के हो, हर एज के लिए मैं अलग अलग चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप 18 से 20 साल के हो तो कितना इन्वेस्टमेंट पार्ट आपको करना चाहिए, अगर आप 25 से 30 साल के हो तो कितना करना चाहिए, और 40 साल के आसपास हो तो कितना करना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं। देखो, एक प्लान ये होता है कि हम सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दें, बिकॉज ये माइंडसेट किसका होता है? जो 40 साल के होते हैं, 35 साल के होते हैं, ठीक है। जिनका माइंडसेट है 18 से 20 साल के बच्चों का, वो कहते हैं मैं तो 1,000 रुपये बचा लो, 500 रुपये बचा लो, वही बहुत है मेरे लिए, ठीक है। जो 25 से 30 साल के होते हैं वो उनकी जॉब होती है, मान लो उनकी मंथली इनकम है 50 to 60 थाउजेंड की, या 25 से 30 हज़ार की, जो एवरेज मानी जाती है आज के टाइम में। अब उसमें से वो बचा कितना पा रहे हैं वो भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हम आज की कंपोनेंट समझने वाले हैं कि कितना परसेंट हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना परसेंट हमको एक्सपेंस करना चाहिए, कितना परसेंट हमको अपने थोड़ा इंजॉइंग लाइफ के लिए भी करना चाहिए, बिकॉज आप एक ही लाइफ है, आपको इन्जॉय भी करना है उसी के अंदर, आपको उसके अंदर अपना खर्चा भी निकालना है, उसी में अपने फैमिली की भी प्लानिंग करनी है आने वाले टाइम में, ठीक है। हम धीरे धीरे समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं हम रियल एस्टेट की चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले रियल एस्टेट्स के अंदर क्या होता है, आपका ना एक चीज़ मैटर करती है। कोई भी आप कोई भी चीज़ कहीं भी, मतलब लैंड ले रहे हो या कोई अपार्टमेंट ले रहे हो, घर ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ठीक है, एक चीज़ हमेशा मैटर करेगी, आपकी है लोकेशन। अभी आप ये कहते हो अभी मैं गुड़गांव में बैठा हूँ, ये वीडियो में गुड़गांव में बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे को यार डीएलएफ में एक प्रॉपर्टी चाहिए। अब मेरे को पता है आगे 5 साल में उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे ट्रम्प टावर जो है सेल हुआ है दूसरा, कितना का भी क्या पता है, सोच भी नहीं सकते हो। मतलब आउट आउट ऑफ द माइंड चलते। कमेलियस देख लो आप, ठीक है, गलेरिया भी बन रहा है, और भी चीज़ें, मतलब नई 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 चीज़ें यहाँ पे आ रही है ना, अलग अलग। आपके भी वहाँ पे, अगर आप मुंबई में रहते हो, पुणे में रहते हो, आप वहाँ कहाँ है? अब लैंड नहीं है ना, के बराबर है। क्या होता है रियल इस्टेट के अंदर, हमारे इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं यार। अब एक बात सोचो, लैंड तो उतनी है, लैंड तो इंडिया में बढ़ नहीं जाएगी, बाउंड्री तो हम बड़ी कर नहीं सकते हैं, लैंड तो उतनी है, लेकिन क्या हो रहा है ना, हम हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारी फैमिलीज बढ़ेंगी, हम हैं, हमारे दो, हमारे उनके दो, ठीक है, ऐसा होगा। ऐसे हायरार्की चलता है, एक बंदे से शुरू होता है, फिर फैमिली ऐसे ऐसे बड़ी होती जाती है, ठीक है। हाँ, इनिशियल स्टेज पे फिर जब उम्र बढ़ जाती है, चीज़ें होती हैं, एक्सपायरीज भी होती हैं, वो कम भी होते हैं, बट ज़्यादा स्टेज में आप एक बंदा अगर 2 बच्चे कर रहा है, 3 बच्चे कर रहा है, तो अब ये सोचो कंपाउंडिंगली बच्चे और हमारा पॉपुलेशन बढ़ने ही वाला है। आने वाले 5-7 साल में आप देखना 200 करोड़ तो आराम से हो जाएगा, आराम से कह रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास लैंड फिर भी उतनी रहने वाली है, ठीक है। तो लैंड जो होती है ना, एक इनएविटेबल है, मतलब आप उसका रेट कभी भी महंगा कह ही नहीं सकते हो। अभी 1.25 लाख रुपये गज है, कभी 2.25 लाख रुपये गज हो जाएगा, कभी 3.25 लाख रुपये गज हो जाएगा, कभी 10 लाख 15 लाख गज मुंह मांगे कीमत मांगे अगले 5 साल में। अभी अगर मान लो एवरेज गज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, 1 से 2 लाख रुपये गज चल रहा है, ठीक है। अगले 5 साल के अंदर देखो 10 से 12 लाख रुपये गज आराम से मुंह मांगी कीमत मांगेंगे आपसे, मांगेंगे, बिकॉज स्कैरसिटी है, मतलब यहाँ पे हमको, हमके पास, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ और, ठीक है, हमको लेना ही पड़ेगा। बट हाँ, एक चीज़ इसमें मैटर करती है, लोकेशन के है। अगर आप किसी गांव में जाके बिल्कुल कोने पे जाके लैंड लोगे, तो अगले 10-15 साल में वो उसका रेट कैसे अप्रिशिएट होगा, समझ रहे हो ना। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में ले रहे हो, गुड़गांव है, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, और नए नए चीज़ें, गुड़गांव का जो आउटर एरिया है यहाँ हो गया, पुणे हो गया, अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, मतलब कुछ अच्छे अच्छे लोकेशन पे कुछ भी ले रहे हो ना, प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो बेस्ट है। आपके पास पैसा है 1-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रियल इस्टेट वो बंदा ले सकता है जिसकी एज है 30 से 40 साल। हाँ भाई, आपके पास ज़्यादा पैसा है, 25 साल के हो, 22 साल के हो, अपने पेरेंट्स को बोलो यार ये प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, अच्छी है, बट हर चीज़ मेजरेबल करके लेना, डीलर कितने लेगा, टैक्स कितना लगेगा, सारी चीज़ें, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं ना रेंट पे चीज़ें लेनी चाहिए, मैं तो उनकी मानता नहीं हूँ। मेरा एक पर्सनल यहाँ पे फीडबैक है, बिकॉज क्या होता है ना, घर घर होता है, ठीक है। अब ये कुछ लोगों का ये माइंडसेट है, हम तो शिफ्ट होते रहते हैं भाई। कोई भी
अपनी अगर आपकी शादी होने वाली है, सबसे आप अगर ये वीडियो उनके लिए भी है जिनकी भी शादी होने वाली है, वो रियल एस्टेट में ये सोचते हैं कि मैं एक रेंट पे रहूँगा, ठीक है। कोई भी अपना बाप, हमारे इंडिया में माइंडसेट ये अभी है और रिस्पेक्ट भी है इन चीज़ों की, अपना घर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी बाप अपनी बेटी आपको ऐसे नहीं देगा रेंट पे, इधर ले जा उधर ले जा, नहीं देगा। आपके पास अपना घर होना चाहिए, उसके अलावा आप रहो कहीं रहना है। अगर आपने लोन पे भी लिया हुआ है ना घर, ठीक है, कुछ 4-5 साल की मगजमारी है, लोन लिए क्लियर हो जाएगा, 25 साल तक आपको मिलता है। लेकिन अगर आप ये देखोगे रेंट पे कोई चीज़ आप बाय कर रहे हो, ठीक है, हर 11 साल का एग्रीमेंट बनता है। 11 साल का एग्रीमेंट बनने के बाद क्या होता है आपके साथ, हर 11 साल का कह रहा हूँ, 11 महीने का, सॉरी मेरे से गलती होगी, तो उसके बाद 10% का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। 70 का कब आपका 90 हो जाएगा, 90 का कब 150 हो जाएगा। अगर 25 साल में अपना रेंट देख लेना कितना हो जाएगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। रेंट में भी कंपाउंडिंग होती है। 70 का आपका 10% कितना हो गया, 7,000 रुपये, वो बढ़ गया 77 पे फिर लगेगा आपका 10% का। ऐसे ऐसे करते करते 6-7 साल में आपका रेंट डबल आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सोचते रह जाओगे यार अपना घर ही ले लेता बढ़िया होता, उसका ईएमआई तो नहीं बढ़ रहा है, एक्चुअली इंटरेस्ट ही तो है एक, ठीक है, इंटरेस्ट ही तो दे रहे हो एक, ईएमआई तो नहीं बढ़ रहा आपका, कुछ बढ़ नहीं रहा है एटलीस्ट, लेकिन रेंट में बढ़ेगा आपका, क्योंकि हर साल से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका रेंट भी बढ़ेगा। फ़ायदा किनको है, जो डीलर जो बैठे हैं बिल्डर फ्लोर बनाने के वाले, जिनके पास लैंड्स हैं, वो उनको फ़ायदा है सिर्फ। यहाँ पे आप जो रेंट पे रहे हो आपको फ़ायदा नहीं, आपका कटने वाला है, समझ लेना, ठीक है। तो यो रियल एस्टेट का मैंने आपको दे दिया। देखो अपना घर अपनी प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसा है 1-2 करोड़ रुपए, स्टार्टिंग का इनिशियल इन्वेस्ट कर सकते हो 50 से 100 गज के बीच में, कोई भी छोटी से छोटी लैंड अगर आप कर सकते हो ना, करो भाई। 5 से 7 साल की मगजमारी शुरू की, इंजॉय करोगे। अगर आप अभी 22 साल के हो, 25 साल के हो, यहाँ से आपको 3 से 4 साल की मगजमारी आएगी रेंट कह रहा हूँ, ईएमआई भरने में, चीज़ें करने में। लेकिन आपके पास एक्टिव इनकम कोई और है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिजनेस है अपना, वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात करें रियल एस्टेट की। अब हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की, जो मेरा फील्ड पर्सनल है, मैं जो करता हूँ, ठीक है, उसकी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है और चीज़ें जाननी है आपको, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे और वीडियो अच्छे आने वाली है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, देखो आपका ऐसा नहीं होता कि हर साल पैसा बनेगा ही बनेगा। अब क्या होता है, कई लोग ट्रेडिंग में हैं, कई लोग इन्वेस्टमेंट में हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है ट्रेडिंग, एक होती है इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक 18 से 20 साल की हो और आप ये सोचते हो मेरे पास अभी पैसे ही 5,000 है, तो मेरी क्या राय है आपको इनिशियल स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। या अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो कि भाई होता क्या है, तो लगा दो पैसे स्विंग ट्रेडिंग में लगाओ। बट स्विंग ट्रेडिंग भी किसमें, लार्ज कैप के जो स्टॉक्स होते हैं। लार्ज कैप के स्टॉक कौन से होते हैं आपके पास, लार्ज कैप के अंदर आपके पास स्टॉक्स आते हैं, जैसे रिलायंस आ गया, HDFC आ गया। इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करो धीरे धीरे 2-3 महीने की, देखो कैसा शेयर चल रहा है। 2-3 हज़ार का मान लो रिलायंस का शेयर है, सॉरी 1700 का शेयर है, लेके रख लो, क्या दिक्कत आ रहा है, चेक करो क्या चीज़ें चल रही है उसमें, ठीक है ना। HDFC का शेयर मान लो 2,000 रुपये चल रहा है, अब देखो कैसे मूवमेंट होता है उसके अंदर, कैसे कैंडल्स काम करती हैं, ठीक है। देखो किताबी ज्ञान हर चीज़ का मिल जाता है, लेकिन ना असली ज्ञान आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है, चार्ट्स पे करके देखना पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और जो ये लोग ये सोचते हैं मेरे को इन्वेस्टमेंट में रहना है, भाई मेरा अपना बिजनेस है, मेरे को पैसिव इनकम चाहिए, स्टॉक मार्केट से पता कैसे करनी है। देखो आपके पास 3-4 ऑप्शन है, बता देता हूँ। एक आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स का, भाई ये म्यूचुअल फंड दे रहा है मेरे को एवरेज 12% का रिटर्न, ठीक है भाई, इसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया। सिर्फ उसी में इन्वेस्ट नहीं करना है, सबसे पहली बात आप ये गलती कर देते हो। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे फंड्स होते हैं, डेट फंड होता है, टैक्स सेविंग फंड होता है, मिड कैप होता है, फ्लेक्सी कैप होता है, किस में इन्वेस्ट करें ना, वो भी डाइवर्सिफिकेशन होती है, तो उसका मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आपको डाइवर्स करना है, ठीक है, मिड कैप में भी करना है, डेट में भी करना है, आपको रिवेंस में भी करना है, ग्रीन एनर्जी में भी करना है, निफ्टी में भी करना है, आपको मिड कैप्स में भी करना है, स्मॉल कैप्स में भी। आपके पास 10,000 रुपये है ना भाई, मैं आपको 15 म्यूचुअल फंड में पैसे लगवा दूंगा और आपको वो आपका वहाँ से गिर नहीं सकता है। फिर ये देख लेना, एक गिरेगा तो एक बढ़ा देगा, एक गिरेगा एक बढ़ा देगा, तो ओवरऑल आपका अगले 15 साल में देख लेना क्या काम हो जाएगा, ठीक है। कोई मजाक की बात नहीं है, मतलब मैं इस फील्ड में 2-3 साल से हूँ आराम से, और मैंने इतना तो सीख लिया कि म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, बट अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो म्यूचुअल फंड भाग भी जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाओ, ICICI में लगाओ, HDFC में लगाओ, SBI में लगाओ, मतलब जो जाने माने हैं छोटे मोटे जो नए म्यूचुअल चल के आ रहे हैं ना आजकल, उसमें मत लगाओ तो बेटर है। क्योंकि देखो वही स्मॉल कैप सारे करते हैं, ICICI सारे करते हैं, सबसे बढ़िया लगता है मेरे को ICICI। उसके बाद मेरे को लगता है SBI का, ठीक है, कॉन्ट्रा फंड जो होता है उसका,
आप इसके अंदर गोल्ड के भी फंड्स आते हैं, वो भी कर सकते हो। अब इसके अंदर आप ETF भी बाय कर सकते हो। अब ETF क्या होता है यार? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो क्या होता है ना, अब मान लो गोल्ड का रेट चल रहा है आपका 95,000, अब टाटा गोल्ड है, अब उसका उसका ETF कितने का है गोल्ड का? 9 रुपये का। अब 10 ग्राम गोल्ड आपको 95,000 का मिल रहा है, तो वो 9 रुपये का क्यों है? क्योंकि वो एक कंप्राइज वैल्यू है। अगर आपका वो गोल्ड 95,000 का डबल हो गया, ठीक है, 1,90,000 हो गया, तो वो आपका 9 रुपये का 18 रुपये ही होगा। ये मत समझना कि वो 9 रुपये का आपका 50 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 9 का 20 हो जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। अब आगे क्या चीज़ें हैं? अब स्टॉक मार्केट में हमने म्यूचुअल फंड की बात कर ली, ETF की बात कर ली, ठीक है। अब बात करने वाले हम निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है। भाई देखो, मेरे को निफ्टी बढ़ रहा है, पैसा बढ़ाना है, बस सिर्फ निफ्टी में लगाना है और कोई पैसा लगाना ही है। देखो निफ्टी का क्या होता है, एवरेज इंटरेस्ट 10 से 11% का आप 1 साल का मान के चलो उसके अंदर, ठीक है। निफ्टी भी होता है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक आप क्या कर लो, अगर है 5-7 लाख रुपये, तो निफ्टी के सारे एक स्टॉक ले लो और अपना इंजॉय मारो, ठीक है। अब सारे स्टॉक एक बार ले लिए, 1 लोट हो गया। सारे स्टॉक 2 बार ले लिए, 2 लोट हो गया। मतलब वैसे करके ले सकते हो, या आप इनके जो फंड्स आते हैं वो ले सकते हो, जो अलग अलग फंड्स आते हैं। निफ्टी बीज होते हैं, निफ्टी लार्ज के फंड्स आते हैं, निफ्टी बीज फंड आते हैं, बहुत सारे फंड्स आते हैं। म्यूचुअल फंड वही सेम वही वाली बात है। अब वैसे खरीद लो, वैसे खरीद लो, बात तो एक ही पड़नी है। टमाटर इस हाथ में पकड़ोगे, इस हाथ में पकड़ोगे, बात तो एक ही होगी ना भाई। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ पे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होगी, ट्रेडिंग उन लोगों के लिए देखो जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है। जिनके पास है 10-20 लाख रुपए, तो देखो आप कर सकते हो एट इनिशियल। स्टार्ट करो 1 लाख 2 लाख रुपए से, कि ऐसे चीज़ें होती है। 1-2 लोट से स्टार्ट करो। मैं तो कहता हूँ डेरिवेटिव मत ही करो तो बढ़िया है। स्विंग ट्रेडिंग करो, स्टॉक्स में काम करो, मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढो, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपका रिस्क भी कम रहेगा, चीज़ें भी कम रहेंगी। डेरिवेटिव में आपको एक स्पेसिफिक डेट मिल जाती है कि भाई इस डेट तक मेरे को करना है, इसके बाद मेरा फ्यूचर की एक्सपायरी आ जाएगी। तो वो चीज़ भी एक नेग्लिजिबल है, जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट्स में जो एक्टिव इनकम वाला बंदा है वो ट्रेडिंग कर सकता है, जो पैसिव इनकम वाला है वो अपना ये म्यूचुअल फंड ETF इन्वेस्टिंग करता है। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा उस चीज़ में, ठीक है। हमने 2 बातें कर ली, रियल एस्टेट की बात कर ली, एक दूसरा अपन की भी बात करें, स्टॉक मार्केट की बात कर ली। अब बात करते हैं कमोडिटी के बारे में। देखो कमोडिटी में ना मेरा एक क्या राय है, गोल्ड अभी 2014 से लेकर 2018 तक थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे चलता रहा, बट उसके बाद एकदम से शूट करा, और अभी चल रहा है 95, 98, 97, 91,000 इसके आसपास ही चल रहा है। अब क्या करना है आपको, मतलब मैं जो सोचता हूँ, मैं क्या करना चाहूँगा, अभी मैं कुछ नहीं बाय करूँगा इसके अंदर। लोग कहते हैं यार ये तो बढ़ता ही रहेगा, मैं कहता हूँ गिरेगा भी सही, एक बार गिरेगा उसी टाइम उठाएंगे। 85,000 का आएगा थोड़ा बहुत, तब उठा लेंगे। जब एक बार गलती से आ गया 70,000 एक बार, तो उठा लेंगे, नहीं आया तो जय श्री राम, जो उठा रहेगा उसी को हम और डाल लेंगे वहीं पे पैसा, ठीक है। बिकॉज गोल्ड क्या होता है ना, जितना बढ़ता है ना, लेकिन जब उसका बियर स्टेज आता है तो महीनों तक गिरता भी है, ये समझ लेना। बिकॉज जब मार्केट में फियर नहीं होता, स्टॉक मार्केट बढ़ता रहता है, मतलब ऑल ओवर ग्लोबल पॉजिटिव रहता है, तो गोल्ड गिरता है। जब मार्केट में फियर आता है, कि जब कोविड आया था, चीज़ें जो सारी हुई थी पिछले 5 साल में, तो गोल्ड कितना बढ़ गया है। मतलब 50,000 का गोल्ड मैंने देखा था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले डबल हो गया। जिसने लगाया होगा 2 लाख रुपये 4 लाख रुपये, वो कमा रहे बैठा बैठा, क्या दिक्कत है। वही है, मतलब बंदे बंदे पे डिपेंड करती है चीज़ें कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। सिल्वर में लगा सकते हो, सिल्वर भी वही थोड़ा गोल्ड से कम चलता है, बट ठीक है, सिल्वर का भी अच्छा रेट चल रहा है, लाख लाख रुपए के आसपास है, बढ़िया है। सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। कमोडिटी में तो मैं यही 2 सजेस्ट करूँगा, उसके अलावा मेरे को क्रूड ऑयल वगैरह ये सारे तो ट्रेड वगैरह सेटअप हो जाते हैं, तो मतलब कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर बहुत बेस्ट है आपके लिए। इसमें भी ETFs आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट पूरा समझ लिया हमने, ठीक है। और बेसिक समझा, स्टॉक मार्केट वैसे ये पूरा नहीं है, बेसिक समझ लिया। इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए एज अ, अगर आप 18 से 20 साल के हो तो इन्वेस्ट ही करो। अगर आप 25 से 30 साल के हो, अच्छा इनकम अर्न कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और जो 40 साल के, देखो भाई, आप तो रियल एस्टेट में जाओ, अगर पैसा है 2-3 करोड़ रुपए, लैंड खरीदो बेचो, कमाओ, अच्छे से कमाओगे भाई, मजाक से हट के। मैं अभी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बट मेरे को ना जो नॉलेज गेन हुई है, मेरे को जहाँ सुनता हूँ मैं, जहाँ से डिलीवर होती है मेरे पास, जो मैंने अभी रियल टाइम में देखा है ना, मेरे जो बहुत सारे नॉन्स भी हैं, रियल एस्टेट में इतना पैसा है ना, किसी चीज़ में पैसा नहीं है, किसी भी चीज़ में, किसी भी, आप नाम ले दो, किसी चीज़ में पैसा नहीं है रियल एस्टेट के अलावा। आप स्टॉक मार्केट को नहीं है, आप कहोगे गोल्ड नहीं है, नहीं है मेरे भाई, नहीं है, नहीं है भाई बहनों, नहीं है पैसा कहीं और, रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसा कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब कोई कहेगा यहाँ पे आके मूर्ख, ऑप्शन बाइंग पैसा डबल, अब वो तो यार सट्टेबाजी है। मैं तो ऑप्शन बाइंग को मानता ही नहीं। जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है ना, मतलब
मैं ये समझता हूँ यार सट्टेबाज है भाई वो, बिकॉज ऑप्शन बाइंग हमेशा आपको हेजिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। मेन होती है आपकी ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, जो आपको यूज़ करनी चाहिए। अब कोई लोग ऑप्शन सेलिंग करते नहीं है, 2-3 लाख की आती है, वही बात है 10-20 हज़ार से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा आराम से, बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाएगा। मैं कहता हूँ 2 महीने लगेंगे आपको आपका अकाउंट ब्लॉक होने में। अब आप 1000 रुपये का लॉस पैसा रहोगे, मैं ये कहने वाला हूँ, क्योंकि बस टोटल 20,000 रुपये हैं, उसमें से आप 1000-2000 रुपये रोज़ नुकसान कर रहे हो, तो क्या होने वाला है आपको, आप समझ जाओ। आपको मैं ये समझता हूँ हमारा मंथली रिटर्न 3% होना चाहिए भाई। आपका 20,000 का 3% कितना हुआ? 20,000 का 3% 600 रुपये हुआ। अब कोई सोचता है यार 20,000 का 3% 600 रुपये, क्या फ़ायदा है ना इससे। फ़ायदा मैं बताता हूँ, जिसका 2 करोड़ का फंड है ना, उसका 3% जाके पूछो। बात क्या होती है, आपका फंड कितना है, ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या चीज़ आपको करनी है, समझ आना चाहिए, ठीक है। फंड हमेशा ट्रेडिंग के अंदर एटलीस्ट 5 लाख होना चाहिए इनिशियल स्टेज पे, 2-3 लाख फॉर द वन लॉट, 5 लाख नॉर्मली होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा भी कॉर्पस होना चाहिए, कि ये नहीं कि आपने उठा के सारा पैसा ट्रेडिंग में लगा दिया, लोन ले लिया, यहाँ लगा दिया, नहीं करना ऐसा। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए जो आप ज़ीरो करने की कैपेबिलिटी रखते हो, तब आप ट्रेडिंग करना, जो ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। ठीक है, कॉमोडिटी की बात कर ली हमने, यहाँ पे हमने स्टॉक मार्केट की बात कर ली, यहाँ पे हमने अभी रियल एस्टेट की बात कर ली। अब किसी को भी कोई भी चीज़ का और डाउट हो वो मेरे को बता देना क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपका कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा, सब्सक्राइब करो, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे, नॉलेजफुल वीडियोज़ आएंगे। अगर मेरी कहीं पे गलती है ना वीडियो के अंदर, मेरे को बताओ कमेंट्स में, ठीक है, मैं उसको ठीक करूँगा। बिकॉज ये नहीं होता है कि अगर देखो, मैं भी एक 20-22 साल का बच्चा हूँ यार, आप बड़े भी हो सकते हो मेरे से, आप मेरे एज के भी हो सकते हो, मेरे से बड़े ही हो वैसे सारे ज़्यादातर, ठीक है। आप मेरे को थोड़ा नॉलेज दो यार, मैं आपको नॉलेज दूंगा, जो मेरे पास है मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ, जो आप हो गया मेरे को डिलीवर करो, मैं उससे और सीखूंगा, ठीक है। सिंपल सिनेरियो है। मैं यहाँ पे आपको कोई एज अ कोच बन के आपसे बात नहीं करूँ, मैं आपसे एज अ, अब ये समझ लो भाई हूँ आपका, या यार अगर आप मेरे से 40 साल, मतलब 40 साल के हो आप, मेरे माँ बाप की उम्र के हो यार, अगर आप 40-50 साल के हो तो, ठीक है। बड़े भाई समझ लो, बड़ी बहन तो मतलब छोटा भाई समझ लो, बहन हो तो भाई छोटा भाई समझ लो, ठीक है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ नॉलेज डिलीवर होना चाहिए कैसे भी हो। मीडिया मेरे पास यूट्यूब था, मैंने यहाँ से वीडियो बनाया, सारी चीज़ें करी, ठीक है। अब आपका काम है सब्सक्राइब करना, और आगे और चीज़ों को और इसको आगे फैलाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना जो आगे अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, फिर से बोल रहा हूँ, सपोर्ट करो, और ऐसे तगड़े तगड़े वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी तो ये आपको सिंपल वीडियो दिख रहा है, एनिमेशंस एडिटिंग आएंगी, मैं वो चीज़ ऐसे मानता नहीं हूँ, बिकॉज लेकिन आपको अगर रीच आउट करना है ना और लोगों को, ये चीज़ करनी पड़ती है। तो ठीक है, धीरे धीरे सब होगा, उसका भी बजट करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रियली अच्छा लगा हो ना, तभी सब्सक्राइब करना। मैं फेक वाला बंदा नहीं हूँ कि मेरे को आप करो ही करो, नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। और सारे कम्युनिटी का लिंक, व्हाट्सएप लिंक, सारे जो अपडेट्स आते हैं वो आपको लिंक बायो में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे रोज़ शॉर्ट्स वीडियो आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। किसी कोई डाउट है मत हिचकिचाना, पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, बड़े हो छोटे हो पूछ लेना, शर्माना नहीं है। छोटे हो यार मैं इससे पूछूंगा क्या, बड़े हो इससे पूछूंगा क्या, नहीं भाई, पूछो, कोई और आंसर दे देगा, मेरे पास नहीं हो कोई और दे ही देगा। यूट्यूब पे लोग वेले बैठे होते हैं, दिमाग वाले लोग भी बैठे होते हैं, है ना। हर कोई शॉर्ट स्क्रॉल नहीं करता, वो सारे लोग यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो देखने आते हैं मेरी तरह, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अर्ली देन फॉलो एंड सब्सक्राइब, दिव्यांश अरोड़ा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।